हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए हमारी सेकेंड लेक्चर के बाद जो है थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम उसी के आगे से जो है वो डील करना शुरू करेंगे। और कल जो हमने लेक्चर पढ़ाया है, जो हमारी सेकेंड लेक्चर थी, उस सेकेंड लेक्चर में हमने जो एसिड और बेस की जो रिएक्शन थी वो हमने पढ़ाई थी, जिसमें से मैंने 3 रिएक्शंस आपको पढ़ाई थी। चौथी और पांचवी रिएक्शन जो है वो बच गई थी। ठीक है, तो उसी के आगे से आप यहाँ पे देखिएगा, वहां पे मैंने 3 रिएक्शंस पढ़ाई हैं और उन 3 रिएक्शन के बाद यहाँ पे चौथी रिएक्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन थमने ना पाए, रुकने ना पाए। ठीक है, बिना टाइम को गवाए हुए हम तुरंत पढ़ना शुरू करते हैं, बात हम बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हमारी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है 4th नंबर से, क्योंकि 3 हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 4th रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने रिएक्शन में लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब होता है मेटल के साथ जब ऑक्साइड जुड़ा हो तो उसे मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें यह बताया गया कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है जब वो एसिड से रिएक्शन करता है तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो वही आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटेलिक ऑक्साइड में एक आपका है जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। इट इज अ टाइप ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है +2 HCl, यानी यहाँ पे HCl से ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, HCl का मतलब दैट इज एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा साल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा? साल्ट प्लस वाटर। आपने ज्यादातर कंपाउंड में ये देखा है कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन हो रही है या जिसमें एसिड या बेस इन्वॉल्व हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड गिव्स साल्ट। ओके, इसीलिए हम साल्ट को भी अच्छे से डील करने वाले हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। तो आपने पढ़ा कि सोडियम ऑक्साइड प्लस HCl, यानी अगर हमने HCl से उसको रिएक्शन कराई तो बनेगा साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, दूसरी हमारी रिएक्शन है जिसका नाम है K2O, दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने 2HCl से कराई। 2HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे नाम है पोटेशियम ऑक्साइड और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसकी रिएक्शन जब हुई तो हमारे पास जो साल्ट बना उसका नाम है 2KCl, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, और हमें वाटर जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी वाटर हमें मिला। हमारी तीसरी रिएक्शन है, नाम है Al2O3। इसको हम प्यार से एल्यूमिना भी बोलते हैं। ये एल्युमिनियम का एक ऑक्साइड है। प्लस इसकी रिएक्शन 3H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, उससे हमारी रिएक्शन कराई गई। जब रिएक्शन कराई गई तो हमें मिला Al2SO4 का होल थ्राइस। इसका मतलब होता है एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट इसका मतलब होता है, और हमें वाटर भी मिल गया। आप देखिए NaCl, KCl एंड Al2SO4, यानी अगर हम इन तीनों कंपाउंड को देखें, NaCl, KCl एंड Al2SO4 को अगर तीनों को देखेंगे तो ये तीनों कंपाउंड हमारे साल्ट कहलाते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि जब कभी भी मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो हमें साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। बहुत ही आसान लफ्जों में आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमारी जो अगली रिएक्शन है उसका नाम है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं, जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सारे जितने भी कंपाउंड है, फास्फोरस हुए, ठीक है, और क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे कंपाउंड जो है उन्हें नॉन मेटल कहा जाता है, क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बिल्कुल राइट में आते हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक इज ए मतलब ये पी क्या आप उसको बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है, वहां पे हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे इन सीरीज के अंदर आगे जो है वो चलता चलाएगा। जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आएगा, अभी तो उसके लिए थोड़ी देर है, और आगे जब आएगा तो हम उसको वहां पे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल पढ़ना है आपको। ठीक है, तो लिखा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम बेस के साथ कराएंगे। बेस मतलब दैट इज NaOH, KOH, MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइक दैट कंपाउंड। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे CO2 विच इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। आप देखिए कार्बन इज ए नॉन मेटल और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहा जाएगा। इसकी रिएक्शन मैंने CaOH2 से कराया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराया, विच इज ए टाइप ऑफ बेस। जब हम रिएक्शन करते हैं तो मिलता है हमें CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 plus H2O, that is calcium carbonate and water, ये हमें मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी साल्ट का ही प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी साल्ट का ही प्रोडक्शन हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, यानी बेस के साथ इसकी जो है वो रिएक्शन हुई है, तब भी हमें साल्ट और वाटर मिला है। ठीक है, चलिए, ये हमारे 2 रिएक्शंस जो हैं वो पिछले लेक्चर्स में रह गए थे, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं था और
थोड़ा सा टाइमिंग भी ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, सॉरी हाँ, यहाँ पे 3 नोट मैंने दिखाए हैं, 1 नोट, 2 नोट एंड 3 नोट, यानी ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात का मतलब नोट के अंदर हमें वो चीजें जो है वो ध्यान में बिल्कुल रखनी ही पड़ती है, उन चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लिखा है ऑक्साइड ऑफ मेटल आर कॉल्ड मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए कितनी साफ लैंग्वेज में लिखा है कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें मेटेलिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, उन्हें मेटेलिक ऑक्साइड कहा जाता है। एंड आर बेसिक इन नेचर, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है बेसिक। ठीक है, क्या टर्म है? बेसिक, यानी सीधा मीनिंग यहाँ पे ये है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं उन्हें मेटल ऑक्साइड कहा जाता है, और जो उनकी नेचर होता है, यानी उनकी जो प्रकृति होती है वो बेसिक होती है। बेसिक मीन्स क्षारीय होती है। जैसे एग्जाम्पल है Na2O सोडियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए केमिस्ट्री के टर्म को सीखने के लिए आपको सिंबल आने चाहिए और एलिमेंट्स के नेम आने चाहिए। एलिमेंट्स के अगर आप नेम आए आपको पता होंगे तभी आप केमिस्ट्री पढ़ने का मीनिंग है। ठीक है, इसीलिए मैं सभी का बताए दे रहा हूँ। Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे आ जाइए। दूसरा नोट ये है, ध्यान देने योग्य बात ये है कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहा जाता है। एंड आर एसिडिक इन नेचर, और इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। वैसे भी आपने सीखा होगा थोड़ा बहुत कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो हमेशा बेसिक होते हैं, और जितने भी राइट में होते हैं यानी पीरियोडिक टेबल के राइट में होते हैं उन्हें हम एसिडिक बोलते हैं। तो जिनको पीरियोडिक टेबल पता होगी उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है उन्हें नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उन्हें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहा जाता है, और ये नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सभी के सभी एसिडिक नेचर में होते हैं। आगे आते हैं। तीसरा नोट जो यहाँ पे ध्यान देने बात है वो ये है कि ऑक्साइड विच रिप्रेजेंट बोथ नेचर, यानी ऐसे ऑक्साइड जो दोनों नेचर दिखाते हैं, यानी बेस और एसिड दोनों नेचर दिखाते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। जैसे Al2O3, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस जैसा दोनों जैसा बिहेव करता है। इसका कॉमन नेम है एल्यूमिना। क्या नाम है? एल्यूमिना। ठीक है, मैंने ऊपर शायद बताया है लेकिन यहाँ लिखे दे रहे हैं आपके सामने, एल्यूमिना। ठीक है, Al2O3 जो है वो डिफाइन किया जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा जो पिछला जो पोर्शन था वो बच गया था, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा संजोने की जो कोशिश की है, बताने की कोशिश की, ताकि कंप्लीट हो जाए, एक भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। ठीक है, क्योंकि भाई बोर्ड की बात है, आप रिस्क भी तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि एक बार मेरिट बन जाने के बाद तो गड़बड़ हो जाता है ना, कि जैसे मान लिया अगर आप एग्जाम दिए उसमें कम हो गया तो फिर बाद में उसे सही भी नहीं किया जा सकता, ये मतलब हो जाता है। तो बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, आप शुरू से ही अपने आप को सुधारते हुए चलिए। अब ये हमारा एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी मोस्टली आप यू हैव इंडेड नियरली अबाउट 80%, 20% जो रेस्ट है वो धीरे धीरे बीच में होता रहेगा। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है साल्ट। ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर का नेम ही है एसिड बेसिस एंड साल्ट। ठीक है, तो अब हम साल्ट पढ़ेंगे। आप देखिए कि अभी तक मैंने जितने भी रिएक्शन बताई है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में साल्ट ही बन रहा है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जब कभी भी एसिड और बेस को कॉम्बिनेशन होता है तो आप जानते हैं उसका जो रिजल्ट होता है, जब रिजल्ट होता है उसका, तो वो हमेशा बनता है साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो साल्ट और प्लस वाटर बनता है। मैंने बताया था इसके लिए एक इसका नाम होता है कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो साल्ट और वाटर बनेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि साल्ट कैसे बनता है, तो साल्ट यहाँ पे इसे बोलते हैं। ठीक है, खैर आगे आ जाइए। मैंने साल्ट के बारे में कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, उस रिएक्शंस को देख लेना जरूरी है। जैसे लिखा है H2SO4, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि साल्ट कैसे बन रहा है। आपसे अगर कह दिया जाए बोर्ड के अंदर कि आप मुझे 2 ऐसी प्रोसेस बता दीजिए, या आप ये कह दिया जाए आपसे कि 2 रिएक्शंस लिखिए जिसमें साल्ट बन रहा हो, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 6 लिख दिया है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए लिखा है कि जब एसिड की रिएक्शन मैंने मेटल से कराई, एसिड का नाम क्या है H2SO4, और Zn से हमने रिएक्शन जिंक से रिएक्शन कराई तो हमें मिला ZnSO4 विच इज अ साल्ट, जो कि एक साल्ट है और हमें हाइड्रोजन गैस
मिले, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब कभी किसी भी एसिड की जब रिएक्शन किसी मेटल के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसकी रिएक्शन हुई है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हुई, तो हमें मिला है अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। अमोनियम क्लोराइड इज आल्सो ए साल्ट। ठीक, अगला है HCl प्लस NaOH, यानी HCl की रिएक्शन NaOH से कराई गई तो उसे बोला गया NaOH, सॉरी आई मेड मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O जो है बनके तैयार हुआ। यही रिएक्शन मैंने ऊपर वाले बताई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताई वही प्रक्रिया बताई है कि एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो क्या बना, साल्ट और वाटर बना। ठीक है, आगे आ जाइए जिंक ऑक्साइड। मैंने अभी ऊपर बता दिया है कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर H2SO4 से की जाए तो ZnSO4 प्लस वाटर बनता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये लिखा है सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट 2 NaCl, यानी ये हमें NaCl देता है प्लस CO2 गैस देता है प्लस H2O देता है। CO2 जो गैस आप लिख सकते हैं, मैंने आपको इक्वेशन लिखना बता दिया है, आप उसके बारे में अपना खुद कर लीजिएगा। अब बार बार लिखेंगे तो बड़ा काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आगे लिखा जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर H2SO4 से की जाए तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस वाटर मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने कंपाउंड मैंने लिखे हैं, ZnSO4, NH4Cl, NaCl, ZnSO4 and 2 NaCl and ZnSO4, these compounds are salt in nature, यानी ये साल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साल्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी कि आप साल्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, साल्ट क्या है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट, यानी साल्ट के प्रकार। ठीक है, साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला लिखा है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट का मतलब होता है जब कभी भी एसिड और बेस की जब रिएक्शन हो और उससे नॉर्मल साल्ट बने। नॉर्मल साल्ट का मतलब होता है कि जब नॉर्मल साल्ट बनता है तो उसके अंदर ना H होता है ना OH होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ना उसके अंदर H होता है ना ही OH होता है, यानी सीधा मतलब होता है कि H और OH दोनों आपस में मिलके वाटर के रूप में निकल जाते हैं, बाकी जो कंपाउंड बचता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नॉर्मल साल्ट में लिखा है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, ना इसमें H है ना इसमें OH माइनस है। ठीक है, फिर लिखा है कैल्शियम सल्फेट, इसमें भी नहीं है। Na3PO4 यानी सोडियम फॉस्फेट एंड FeCl3 दैट इज फेरिक क्लोराइड। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल साल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल साल्ट, क्योंकि इसके अंदर H और OH का कोई जुगाड़ नहीं है। एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा साल्ट जो एसिडिक हो। एसिडिक होगा इसका मतलब उसके अंदर H प्लस होगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया है कि ऐसे कंपाउंड जो H प्लस देते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये साल्ट जो है वो एसिडिक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर देखिए एक H पाया जा रहा है। देखिए NaHCO3 that is sodium hydrogen carbonate and NaHSO4 that is sodium hydrogen sulfate। आप देखिए इसके अंदर एक H है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो ये H प्लस के रूप में निकलेगा। जब H प्लस के रूप में निकलेगा तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर थोड़ी सी एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसलिए ऐसे साल्ट को एसिडिक साल्ट के नाम से जाना जाता है। मैं बहुत साफ क्लियर बोलता हूँ। आगे आ जाइए बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट का मतलब होता है कम से कम एक OH हो, कम से कम एक OH हो, जिसकी वजह से बेसिक साल्ट जो है वो कहलाएगा। एग्जाम्पल जिसे लिखा है लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ऐसे लिखा है PbOHCl। आप देखिए यहाँ पे एक OH है, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो ये OH माइनस रिलीज करेगा। ऐसे ही BiOH यानी बिस्मथ हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे लिखा है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इन सब के पास देखिए OH है, OH होने की वजह से इन्हें बेसिक साल्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यानी इनको वाटर में मैंने डिसॉल्व किया, ये हमको वाटर के अंदर OH माइनस देंगे, जो कि बेसिक साल्ट का एक उदाहरण होता है। ठीक है, अगला देखें जिसको बोलते हैं मिक्स्ड साल्ट। अगर हम मिक्स्ड साल्ट की बात करें तो मिक्स्ड साल्ट के अंदर होगा क्या कि मिक्स्ड साल्ट के अंदर एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे आपके सामने देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है NaKSO4 यानी सोडियम पोटेशियम सल्फेट। क्या लिखा है, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। आगे लिखा है CaOCl। ठीक है, ये लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, ये आपके सामने लिखा है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग CaOCl2 दो बार ऐसे लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड साल्ट। यानी मिक्स साल्ट के अंदर एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी रहे। कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से उसे मिक्स्ड साल्ट के नाम से जाना जाता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं ब्लीच करने के लिए, कभी कभी स्किन भी ब्लीच करने के लिए की जाती है। आगे जाइए डबल साल्ट। डबल साल्ट का मतलब क्या होता है, डबल साल्ट का मीनिंग ये है कि मोर देन वन साल्ट इज कॉल्ड डबल साल्ट,
ठीक है, यानी एक साल्ट से ज्यादा क्या कहलाता है, डबल साल्ट। जब एक ही कंपाउंड के अंदर दो साल्ट हो तो उसे डबल साल्ट के नाम से जाना जाएगा। जैसे लिखा है FeSO4, FeSO4 एक अलग साल्ट हो गया, यानी फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, और उसके बाद लिखा है अमोनियम सल्फेट। तो देखिए दो साल्ट एक ही कंपाउंड के अंदर, .6H2O हाइड्रेटेड वाटर इसके अंदर जुड़ा है, .6H2O। तो ये जो पूरा कंपाउंड है उसका नाम लिखा है आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड हेक्साहाइड्रेट, ठीक है। इसे मोहर्स साल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोहर्स साल्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहर्स साल्ट का इसमें के अंदर फार्मूला बताइए। आगे आ जाइए, दूसरा लिखा है K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट, और आगे लिखा है एल्युमिनियम सल्फेट, और फिर लिखा है 24H2O। इसे एलम कहा जाता है। एलम माने होता है फिटकरी, ठीक है, फिटकरी उसे कहा जाएगा। तो ये डबल साल्ट, यानी एक ही कंपाउंड के अंदर दो दो साल्ट, अगर आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो दो साल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए डबल साल्ट इसको कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि अगर इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो ये मोस्टली इनसोल्युबल होता है, यानी ये जल्दी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जिसे लिखा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, क्या नाम है, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक। आगे लिखा है पोटेशियम, यहाँ पे लिखा है मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, HgI4। तो ये सब ऐसे कंपाउंड है जिनको वाटर के अंदर अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो K+ तो मिलेगा मुझे, लेकिन ये टूटेंगे नहीं। K मिलेगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो मतलब ये मोस्टली इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट के नाम से जानते हैं। मेरे हिसाब से अब आप क्लियर हो गए हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल किसके हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट इज फाउंड, यानी साल्ट जो है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। आप अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं यूजेस ऑफ साल्ट, यानी हमने साल्ट पढ़ लिया, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये साल्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे है, यानी कहाँ कहाँ पे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड। इससे बहुत सारी चीजें बनाई भी जाती है, वो आगे हम यहाँ देख रहे हैं। सोडियम क्लोराइड लिखा है, सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम है कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, ठीक है, कॉमन साल्ट, या इसी को बोलते हैं NaCl, या इसी को बोलते हैं रॉक साल्ट, या इसी को बोलते हैं सी साल्ट, या इसी को बोलते हैं टेबल साल्ट। आप देख लीजिए कितने नाम है, बट मोस्टली ये कॉमन साल्ट एंड सोडियम क्लोराइड के नाम से फेमस है, ठीक है। इसका इस्तेमाल ह्यूमन डाइट में किया जाता है। आप कोई ऐसा खाना, मेरे हिसाब से बहुत कम ही ऐसे खाने हैं जो बिना नमक के बनाए जाते हैं, मोस्टली सभी खानों के अंदर नमक जो है वो पड़ता है, क्योंकि बिना नमक के तो मेरे हिसाब से फूड जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ह्यूमन डाइट में इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि नमक के अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको आयोडीन बोलते हैं, जो ग्वाइटर रोग यानी घेंगा रोग को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। आयोडाइज्ड नमक, आप देखिए जितने भी नमक आ रहे हैं इस वक्त वो आयोडाइज्ड नमक होते हैं, और वो जो घेंगा रोग होता है दैट इज ग्वाइटर, ठीक है, वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, वो बहुत रेयर हो गया है, ठीक है। अब वो सारी चीजें खत्म होती है। तो ह्यूमन डाइट के अंदर आयोडीन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आगे लिखा है टेस्टिंग ऑफ पिकल्स, जो अचार होते हैं, देखिए अचार को सड़ने से बचाने के लिए उसके अंदर नमक डाला जाता है, ठीक है। कोरोजन ऑफ मीट एंड फिश, फिश और मीट को रैंसिड होने के लिए यानी खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर नमक डाला जाता है, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ होने ना पाए, ठीक है। आगे आ जाइए, दूसरा कंपाउंड है, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके सामने मैंने लिख दिया फार्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे प्यार से एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा, अब इसका इस्तेमाल कौन सी चीज बनाने के लिए किया जाता है, तो आप देखेंगे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हमें अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक, और स्टमक की जो एसिडिटी है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर ओवर ईटिंग की वजह से, ज्यादा खाना खाने की वजह से, या किसी टेंशन की वजह से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती तो एसिडिटी होती, उस एसिडिटी को हटाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो कंपाउंड है उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O दैट इज डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडा, यानी इसका मतलब होता है ज्यादा धुलने के काम आता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्लास इंडस्ट्री में, ग्लास मतलब कांच के उद्योग में, एंड सोडियम सिलिकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ड्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वस्त्र उद्योग में भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज टेक्सटाइल के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कपड़े में व्यापार में किया जाता है, ठीक है। अगला है जिसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3 विच इज ऑल्सो कॉल्ड नीटर, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 कहा जाता है और इसे नीटर भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल
गन पाउडर, फायरवर्क्स यानी गन पाउडर बनाने में किया जाता है, फायरवर्क्स यानी पटाखों की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री कांच उद्योग में किया जाता है, और फर्टिलाइजर उर्वरक कंपनी में भी इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर मतलब खाद वाद बनाने में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है पोटाश एलम। पोटाश एलम जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं, कॉमनली इसको एलम कहा जाता है और इसका फार्मूला है K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 दैट इज एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। ठीक है, ये हाइड्रेटेड वाटर है, जब कभी भी डॉट करके H2O लगा हो उसका मतलब होता है ये हाइड्रेटेड वाटर है, मीनिंग अगर इसको हम हीट कर दें तो पहले यही वाटर जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में किया जाता है, यानी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। तो जब कभी एलम से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को लोडिंग कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा ये स्टॉप ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग का मतलब होता है खून रोकने में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जबकि जब कभी शेविंग की जाती है तो कट वट जाता है ना, तो कट जाता है तो फिर एलम फिटकरी लगाने से वहां पे जो ब्लड है उसका क्लॉट हो जाता है, यानी ब्लड बहना जो है वो बंद हो जाता है। ये प्रक्रिया है। आगे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। इसे ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ब्लू विट्रियोल, देखिए बताइए इसके अंदर फार्मूला बताइए। एग्जाम्पल मतलब सॉरी, इसका यूज क्या होगा, फंजीसाइड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फंजीसाइड का मतलब होता है ऐसी दवाएं जो फंगस को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें हम फंजीसाइड्स के। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, यानी यहाँ पे हम एसिड और बेस की जो है वो स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ किसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब सीधा मीनिंग होता है पावर। ठीक है, पावर। तो आप देखिए कि किसी भी एसिड या किसी भी बेस की जो स्ट्रेंथ है वो पीएच स्केल पे नापी जाती है। ठीक है, पीएच स्केल को डिस्कवर करने वाले थे, उनका नाम था सोरेनसन। ठीक है, पीएच स्केल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन। ठीक है, अब हम स्ट्रेंथ, अगर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस किसको बोलते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एसिड या ऐसे बेसेस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर जल्दी से OH माइनस और H प्लस दे देते हो, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। अगर किसी कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है और जल्दी से H प्लस दे दे या जल्दी से OH माइनस दे दे तो हम कहेंगे कि ये सर स्ट्रॉन्ग एसिड था या स्ट्रॉन्ग बेस था, जो कि आपके यहाँ सामने बताया गया। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है एंड KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया। आगे आ जाइए वीक एसिड एंड वीक बेस, जस्ट इसका अपोजिट है, यानी ऐसे कंपाउंड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर जल्दी से H प्लस या OH माइनस नहीं देते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड या वीक बेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3COOH, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड एंड एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड ये आपका है, ये वीक एसिड में आते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आपके वीक बेस के अंदर आते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहेंगे जो जल्दी से H प्लस या OH माइनस दे देता हो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर, और वीक वो होते हैं जो कि जल्दी से H प्लस या OH नहीं दे पाते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर। वो मैंने आपको सामने लिख दिया, आप याद करें। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दो एसिड का नाम बता दीजिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, या दो बेस का नाम बता दीजिए, तो आप याद कर लीजिएगा इसमें से। चलिए, तो ये जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको नापने का काम करता है पीएच स्केल। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल को लिखने का तरीका ये है कि पी स्मॉल होना चाहिए, एच कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, पीएच स्केल ऐसे लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पी का मतलब होता है पोटेंज, क्या होता है, पी माने होता है पोटेंज, और पोटेंज माने होता है पावर। तो ध्यान रखिएगा कि पोटेंज एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मनी का वर्ड है, जर्मन वर्ड बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पावर। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का मतलब होता है H प्लस का कंसंट्रेशन। भाई यहाँ पे H प्लस भी हो सकता है और यहाँ पे OH माइनस भी हो सकता है, जिसका पूछा जाए आप उसी को बताइएगा। OH माइनस भी हो सकता है और H प्लस भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये बताया गया पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल में जो H है वो H ये बताता है कि हाइड्रोजन का मतलब होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कहलाता है। पीएच स्केल हमेशा 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, पीएच को सोरेनसन साहब ने पीएच को मापने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था,
और वो फार्मूला कैसा था, लिखा था pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, यानी H प्लस की जगह पे हम H प्लस का कंसंट्रेशन रखेंगे। और इसी को अगर और थोड़ा अरेंज किया जाए तो लिखा जाएगा pH इज इक्वल टू लॉग, यहाँ माइनस हटा दिया गया तो इस H प्लस को नीचे ले आया गया 1/H प्लस। अच्छा, यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको H प्लस निकालना हो और आपको pH दिया गया हो तो आप ये फार्मूला रखेंगे। देखिए H प्लस आपको निकालना है और pH दिया जाएगा, तो H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। ये फार्मूला अभी बाद में इस्तेमाल होगा, ठीक है, आपके सामने लिखा गया। अब यहाँ पे जो इन्होंने pH स्केल ली थी वो 0 से लेके कहां तक ली थी, 14 तक ली थी, यानी 0 से लेके इन्होंने 14 तक अपना pH जो है वो लिया था। अब यहाँ पे देखिए कि 0 से लेके 14 तक pH इन्होंने लिया, यहाँ देखिए नंबरिंग है। उसके बाद आप देखिए तो इसका जो सेंटर पड़ता है वो 7 पड़ता है, ये जो सेंटर है उसको कौन सा है, 7 है। तो यहाँ पे 7 को न्यूट्रल माना गया है, क्या माना गया है, न्यूट्रल माना गया। और ये कहा गया 7 से जितने पीछे हैं, यानी अगर हम 7 से पीछे जाएंगे तो जो कंपाउंड है वो एसिडिक होता जाएगा, और अगर हम 7 से आगे बढ़ते जाएंगे तो कंपाउंड जो है वो बेस होता जाएगा, मतलब अल्कलाइन होता जाएगा। ये आगे की बात की गई। ये बताया गया कि 7 से जितना आप पीछे जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, यानी जितना जिसकी ये pH है ना, pH 1 2 3 ऐसे करके लिखा जाएगा, तो जितना ज्यादा pH पीछे जाएगा, यानी जैसे pH 2 है, pH 3 है, pH 4, तो हम ये बोलेंगे pH 2 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन pH 3, ठीक है, यानी जिसका pH 2 होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा pH 3 के कंपैरिजन में। तो वही लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम 7 के आगे तरफ जाते हैं तो हम ये बोलेंगे कि बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 0 जो है वो हाईली एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड 0 वाला होगा, यानी जिसका pH 0 रहेगा या pH इधर साइड में रहेगा किनारे, तो उसको बोलेंगे ये काफी हाईली एसिडिक है, ठीक है, यानी इसके अंदर ज्यादा H प्लस जो है वो मौजूद है, मोर H प्लस इज प्रेजेंट। तो जितना ज्यादा H प्लस मौजूद होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे क्या बताया गया आखिरी में 14 में, हाईली अल्कलाइन, जिसके पास ज्यादा OH माइनस होगा वो काफी अल्कलाइन होगा। जैसे एग्जांपल है NaOH, NaOH इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, जैसे कि गास्ट्रिक जूस, यानी पेट के अंदर पाया जाने वाला जो एसिड है उसको बोलते हैं गास्ट्रिक जूस, जिसका pH 1.2 होता है। आप देख लीजिए कितना एसिडिक है। लेमन, लेमन मतलब जो नींबू बोलते हैं उसको, तो लेमन का जो जूस है वो 2.2 होता है, इसका pH 2. ये भी एसिडिक होता है। प्योर ब्लड देखिए 7.4 होता है, ये न्यूट्रल के करीब है, ठीक है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन है। आप देखिए अगर ब्लड आपको कभी टेस्ट किया होगा, यानी ब्लड जैसे मान लिया आपका दांत वात टूटा होगा तो ब्लड का टेस्ट पता चला होगा आपको, तो वो थोड़ा सा नमकीन जैसा दिखाई देता है, नमकीन जैसा टेस्ट होता है, 7.4 होता है। क्लियर है। आगे की तरह अगर हम जाएंगे तो ये देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका pH 10 होता है, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो मतलब जो pH होता है वो 10 होता है, तो ये अल्कलाइन होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। यहाँ पे NaOH जो है वो लिखा गया है। क्लियर है, मेरे सबसे pH स्केल आपको समझ में आ गया, यानी जितना कम pH होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो बेस कहलाएगा, ठीक है। वो आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख दिया, इन सोरेंसन साहब ने बताया था। चलिए आगे अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो हम ये देखेंगे कि pH का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी pH क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे देखिए pH इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके कई सारे महत्व हैं। सबसे पहला ये है, प्लांट और एनिमल्स जो है वो pH के प्रति सेंसिटिव होते हैं, यानी जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो 7.0 से लेकर 7.8 pH तक बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है, यानी इनकी बॉडी में कोई परिवर्तन यानी जो चेंजेस होते हैं वो अगर इस pH तक हैं तो वो झेल सकते हैं, लेकिन उसके आगे अगर हो रहा है तो हो सकता है उनकी बॉडी को इफेक्ट कर दे। तो प्लांट और एनिमल काफी सेंसिटिव होते हैं कि उनका pH गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। आगे आ जाए pH ऑफ द सॉइल। अगर सॉइल का pH घट बढ़ जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, यानी अगर pH घट जाएगा तो हम बोलेंगे सॉइल एसिडिक होगी, pH बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे सॉइल अल्कलाइन हो चुकी है। और दोनों ही केस में जो फर्टिलिटी है, यानी जो खेत की जो पैदावार है, उन्हें प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अगर एसिडिक होती है तो हम बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, अगर बेस होता है तो उसके अंदर हम एसिड डाल के जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगला अगर हम देखेंगे तो pH ऑफ और डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का pH भी काफी कम होता है। देखिए लिखा भी है गास्ट्रिक जूस 1.2 पे आपके स्टमक के अंदर यानी आपके पेट के अंदर फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। pH अगर घट जाता है या बढ़ जाता है तब भी आपको दिक्कत होगी। आगे आ जाइए, pH चेंजेस, अगर pH चेंज हो जाता है, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि 5.5 से अगर नीचे गिर रहा है pH, 5.5 से अगर pH नीचे गिर रहा है तो उसके कारण आपके दांत जो है वो गलने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तो ये भी कहा गया अगर pH चेंज हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि मीठी चीज आप
जो है वो खा के बिल्कुल ना सोएं, ताकि क्योंकि रात में बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है, एसिड में कन्वर्ट करता है, तो पीएच जो है वो डाउन हो जाएगा, आपके टूथ जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे। आगे आ जाइए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। कुछ एनिमल और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एसिड को या बेस को सेल्फ डिफेंस यानी अपनी आत्म सुरक्षा करने के लिए वो अपने अंदर एसिड या बेस रखते हैं, तो उसे बोलते हैं केमिकल लड़ाई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप जानते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे चींटी हुआ, जैसे मधुमक्खी हुआ, ये सब देखिए इन सब के अंदर एसिड होता है, वो आपको तुरंत इंजेक्ट कर देते हैं अपना पॉइजन जो है, यानी यही एसिड और बेस, जिसकी वजह से आपको ईचिंग होने लगती है, आपको पेन मतलब इट बिकम्स पेनफुल। ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स सॉरी प्लांट्स भी हैं, जैसे प्लांट्स में आप जाइए केवाच जिसको बोलते हैं, निटिल मैंने कल पढ़ाया था आपको। ठीक है, वो भी एक प्रकार से ही अपनी आत्म सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है पीएच के। ठीक है, अब इस पीएच को पढ़ने के बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इन एन एक्वस सॉल्यूशन। कह रहा है कि किसी एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 1.0 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर, इतना है। अब कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि इसका पीएच कितना होगा। अगर पीएच आपको पता चल गया तो आप मुझे ये बताइए कि ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये बारे में बात की गई है। तो इसका जो आप हल करेंगे वो क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि पीएच बराबर होता है, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस। क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। ठीक, तो हम माइनस लॉग को ऐसे ही रखेंगे। H प्लस का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 1.0 इतना, अब तो आप लिखेंगे 1.0 इंटू 10⁹ अब क्या करेंगे कि -9 को हम इधर लाएंगे और इसको log 10 कर देंगे, तो इधर जब हम लेके आएंगे तो ये माइनस पहले से ही है, और इधर लेके आएंगे तो ये -9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा log 10, यानी log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा 9 बन जाना, लेकिन माइनस माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 क्या होता है, अल्कलाइन होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा 7 के आगे जब जाओगे तो यहाँ पे अल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पीएच कितना निकला, 9 निकला, और ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच दिया गया हो, यानी पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन, जिसको 5 बोलते हैं, यानी 5 अगर दिया गया है, यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 5 दिया गया है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, H प्लस। तो आप, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमको H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना हो और पीएच दिया गया हो तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए लिखा है, वी नो, हम जानते हैं कि H प्लस इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁵ माइनस पीएच। तो यहाँ पे H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर, पीएच की वैल्यू दी गई है 5, आप यहाँ पे रख दें मोल पर लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों सवाल आप लगा लीजिएगा, और यही दोनों सवाल जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या इसी पैटर्न पे आ सकता है। वो आपसे कुछ भी निकालने कह सकता है, वो पीएच निकालने के लिए भी कह सकता है, और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकालने के लिए। यही 2 सवाल हैं, आप इन 2 सवाल को कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इस चीज को खत्म किया, मैंने एसिड खत्म किया, बेस खत्म किया, साल्ट खत्म किया, और पीएच स्केल भी खत्म कर दिया। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये आता है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड कॉमन साल्ट। ये चारों हम एक साथ पढ़ेंगे, ताकि हमारे पास टाइम कम है ना, टाइम मतलब पढ़ना भी है हमें और रिवाइज भी करना है, तो इट इज वेरी मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसलिए आप इसको देखिए। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो आप जानते हैं, इसको आपको करना है, शेयर भी करना है, तो दोस्तों को शेयर कीजिए भाई। ठीक है, और आगे बढ़े तो ठीक है। चलिए अब अगले लेसन में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।